नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हजीलास आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था और आज लगभग 20 साल हो चुके हैं इस सूचना के अधिकार अधिनियम को आए हुए। तो क्या यह एक्ट भारत में करप्शन को कम कर पाया है या नहीं? आइए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी उठेंगे, कुछ फैक्ट पर भी डिस्कस करेंगे। चाणक्य, जो कि भारतीय इतिहास में भारतीय राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं, उनका कथन था कि एक मछली समुद्र में कब कहां कितना पानी पीती है यह कोई नहीं बता सकता। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी कर्मचारी जब सरकार में जाता है तो वह कब कहां कितना करप्शन करेगा इसकी जानकारी लगाना बहुत मुश्किल है। अब पूछा जाता है कि लोग करप्शन करेंगे ही करेंगे, तो चाणक्य इसका भी उत्तर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि साहब, आपकी जुबान पर एक बूंद शहद रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसका स्वाद मत लीजिए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होता है वह कहीं ना कहीं करप्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिप्त हो ही जाता है, ज्ञात तरीके से, अज्ञात तरीके से, चाहते हुए, ना चाहते हुए। तो चलिए आज की इस कहानी में आरटीआई एक्ट से रिलेटेड कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसने भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया है और ये कितना सफल रहा है। तो आरटीआई एक्ट जो है 2005 में गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाया गया था और यह एक ऐतिहासिक कानून है। इस कानून के तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त कर सकता है, उनसे सूचना मांग सकता है, खर्च की जानकारी ले सकता है। लेकिन इससे सवाल उठता है कि आरटीआई एक्ट के आने के बाद क्या वास्तव में भारत में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज, आरटीआई एक्ट क्या है सर? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है फुल फॉर्म। कब आया? तो 12 अक्टूबर 2005 को यह भारत में लागू हुआ। इसमें जो भी सरकारी दस्तावेज हैं उनकी जानकारी, जो फाइल नोटिंग है उसकी जानकारी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या रही सरकार की उसकी जानकारी, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं, रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा हुआ है उसकी जानकारी मांगी जा सकती है। कहां कहां लागू होता है? तो केंद्र सरकार पर लागू होगा, राज्य सरकार पर लागू होगा, ग्राम पंचायतों पर लागू होगा, नगर पालिकाओं पर लागू होगा, और सरकार के द्वारा फंडेड जो भी एनजीओ या पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उन पर भी ये लागू होता है। तो ये हमने आरटीआई एक्ट क्या है ये समझा। दूसरी चीज समझिए, क्या आरटीआई से भारत में करप्शन कम हुआ है? तो देखो, बेसिक चीजों से कंपैरिजन करते हैं। पहली चीज, तो आरटीआई से सर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, नो डाउट। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि काम करने वाले अधिकारी को पता होता है कि अगर मैं घोटाला करूंगा और कल को इससे रिलेटेड फाइल, आरटीआई फाइल किसी ने लागू कर दी तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा और मेरे द्वारा किया गया करप्शन उजागर हो जाएगा। तो इससे जवाबदेहिता भी बढ़ी है और कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी बढ़ी है। कौन कौन से घोटाले उजागर हुए हैं? तो सर समझिएगा कि आदर्श हाउसिंग स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम था। आदर्श हाउसिंग स्कैम इसके द्वारा उजागर हुआ है। साथ ही साथ इसके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इंस्ट्रूमेंट, जो सामग्री आई थी, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। साथ ही साथ व्यापम घोटाला, जो एमपी गवर्नमेंट का शिवराज सिंह जी चौहान के समय बहुत बड़ा घोटाला माना गया था। हालांकि बाद में वो बरी हो गए उससे, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत या वो नहीं रहे, लेकिन घोटाला तो ये बहुत बड़ा था। मूल इसका जिम्मेदार कौन था? उन अधिकारियों को भी पकड़ा गया, बहुत सारे लोगों के मर्डर वगैरह हुए, ऐसा सुनने में आया। तो अल्टीमेटली ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं जो आरटीआई की बदौलत ही सामने आ पाए। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो हो रहा है सर। अगली चीज हम समझेंगे कि इससे आम नागरिक को कौन सी शक्तियां मिलती है। सर, राइट टू आस्क क्वेश्चंस। आम नागरिक इससे सवाल पूछने का अधिकार पा लेता है। वह सरकार से पूछ सकता है कि भाई मेरा अब तक राशन कार्ड क्यों नहीं बना। साथ ही साथ आम नागरिक को खर्च की जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार होता है कि मेरे गांव में ये जो आपने 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, इसको बनाने के लिए कितना पैसा अलॉट हुआ था और कितना पैसा खर्च हुआ है। इससे भी करप्शन की जानकारी मिल जाती है। लाभ का पता कि सरकार ने ये जो गवर्नमेंट स्कीम लागू की है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, इससे कितने लोगों को आवास मिला, या मेरा आवास अब तक मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये सारी चीजें आप आरटीआई के द्वारा पूछ सकते हो। तो पहले आम व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में परेशान होता रहता था, धक्के खाता था। अब वह सीधे सवाल पूछ सकता है और जवाब मांग सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं रूट स्तर पर, कुछ लेवल पर तो भ्रष्टाचार कम हुआ ही है। वार्षिक आरटीआई आवेदन, सर आप यकीन मानिए भारत में हर साल 60 से 70 लाख लोग आरटीआई फाइल करते हैं और जवाब मांगते हैं। इससे यह दिखाता है कि जो हमारे देश के सिटीजन है वो आरटीआई के प्रति अवेयर हैं, उनमें अवेयरनेस है,
क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता भी लोगों से आईटीआई लगवाते हैं, और अब तक 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है, हमें बहुत अनुभव हो चुका है इस एक्ट का। ठीक है, तो हम इसका उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए सब लोग आरटीआई यूज कर रहे हैं। क्या अभी तक चैलेंजेस हैं सर आरटीआई में? चैलेंजेस मेन क्या आ रहे हैं? ये पूरा आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क है आपका, एक पूरा फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का, यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीएससी के लिए भी। तो पहला चैलेंज है सर सूचना में देरी। ठीक है, जो टेन्योर होता है सूचना देने का, उसमें कहीं ना कहीं देरी हो जाती है। कानून के अनुसार जब भी कोई आईटीआई फाइल करता है तो फाइल करने के 30 दिन के भीतर भीतर उसे उसकी सूचना मिलनी चाहिए, और नहीं मिलती है तो संबंधित अधिकारी की तनख्वाह से पैसे कटेंगे और उस व्यक्ति को मिलेंगे जिसने सूचना मांगी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे विभाग हैं ये समय पर सूचना नहीं देते, बोलते हैं सर टेक्निकल इश्यू है, या इस तरीके की सूचना नहीं है, या जो सूचना आप मांग रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, जानकारी छिपा दी जाती है ना, फाइल नोटिंग छिपा दी जाती है, बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, सर ये हम फाइल लीक नहीं कर सकते, जनता को नहीं बता सकते, राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है। खैर, तो आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले, ये बहुत बड़ा इशू। कई बार ऐसा हुआ है जो बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं जो जनता के हित में आरटीआई फाइल करते हैं, उन पर कई बार हमले हुए हैं, इवन मर्डर तक हुए हैं आरटीआई वर्कर्स के। तो कई लोग डरते भी हैं इससे कि भाई हम आरटीआई फाइल करेंगे हमारी दुश्मनी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आरटीआई का मिसयूज भी होता है कि कुछ लोग आरटीआई का इस्तेमाल पर्सनल दुश्मनी किसी अधिकारी से निकालने के लिए करते हैं, है ना। इससे सरकार का समय भी खर्च होता है, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, तो अधिकारियों को परेशान करना या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए भी इसका यूज होता है। आगे अगर हम समझे तो आरटीआई में एक और अमेंडमेंट हुआ 2019 में ड्यूरिंग द मोदी गवर्नमेंट। क्या हुआ कि सर आरटीआई के जो चीफ कमिश्नर रहते हैं या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो रहते हैं, सीआईसी इन्हें कहते हैं, तो इनके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जो सर्विस टेन्योर होता है या टर्म्स ऑफ सर्विस जैसे हम कहते हैं, सेवा शर्तें, और साथ ही साथ इसकी सैलरी वगैरह, ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती। पहले क्या होता था 2019 के पहले, ये सब सेवा शर्तें वगैरह पार्लियामेंट तय करती थी, वो अभी लॉ के द्वारा, और इनकी सैलरी वगैरह दी जाती थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जब तक ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपनी पोस्ट पर रहते थे कोई नेगेटिव चेंजेस नहीं होते थे, लेकिन अब डायरेक्ट गवर्नमेंट तय कर रही है कि भाई क्या सेवा शर्तें होंगी, सैलरी वगैरह होगी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, धमकी देकर कि सैलरी कम कर देंगे, टर्म्स ऑफ सर्विसेज बदल देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो एक प्रेशर आता है। तो इससे ये भी आलोचना हुई है सरकार की कि भाई इससे आरटीआई की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है, आरटीआई उतना इंडिपेंडेंट नहीं रहा, जिससे अब सूचना का अधिकार थोड़ा वीक पड़ गया। आगे समझेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डेटा की अगर हम बात करें, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर करप्शन को मॉनिटर करता है अलग अलग कंट्रीज में, इसने कहा है कि 2005 में आरटीआई लागू हुआ, इसमें बीच में कुछ सुधार हुए, वर्तमान में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत की रैंक 2005 के बाद धीरे धीरे सुधरी तो है, लेकिन यहां पर इसमें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो आरटीआई एक महत्वपूर्ण हथियार है जो हमें बताता है कि सर किस तरीके से भारत में करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये क्यों इतना अभी तक इफेक्टिव नहीं है कि पूरी तरीके से कंट्रोल खत्म नहीं हुआ। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो प्रश्न यहां पर उठ सकता है कि 2025 में वर्ल्ड वाइड करप्शन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही? आप कमेंट करके बता सकते हैं सर, अगर आपने पढ़ा है, आपको इसकी जानकारी है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि भारत 2025 में कौन से नंबर पर था। ठीक, तो ऑलमोस्ट याद रखना कि 192 कंट्रीज का ये पूरा का पूरा डेटा आता है, जिसमें वर्ल्ड वाइड कितना करप्शन है वो सारी चीजें देखी जाती हैं। 192 नहीं, 182, 182 देश, जिनमें 2025 में भारत की रैंक 91 थी। तो 91st नंबर पर, मतलब दुनिया का अगर पहले नंबर पर आता तो सबसे कम करप्शन होता है ना, तो एक नंबर यानी सबसे कम करप्शन, और उससे ज्यादा बढ़ना यानी कि ज्यादा करप्शन। तो 91st नंबर पर है, बहुत बुरी हालत है फिर भी। कंक्लूड करते हैं, तो आरटीआई की सफलता और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, तो ध्यान देंगे, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, सिटीजन्स को थोड़ी पावर मिली है, राइट टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द नेशन, एंड नागरिकों को शक्ति के साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े करप्शन केसेस को भी उजागर किया गया है, और 60 से 70 लाख आवेदन हर साल दाखिल हो रहे हैं, तो एक अवेयरनेस का भी एग्जाम्पल है। लिमिटेशंस, भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, सूचना में देरी मिलती है, और राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इसको वीक
कर रहा है। अल्टीमेटली वी कैन से कि भाई आरटीआई एक्ट ने भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। और लोकतंत्र में आरटीआई केवल एक कानून नहीं बल्कि जनता के हाथ में दिया गया एक शक्तिशाली हथियार है, जिसका सही उपयोग करके हम शासन को अधिक पारदर्शी, अधिक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना सकते हैं। और इसी करप्शन को कम करने के लिए भारत में एक और संस्था आई थी जिसे हम लोकपाल कहते हैं। अगर आप लोकपाल के बारे में भी और जानकारी चाहते हैं कि इसका इतिहास और बाकी सब चीजें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो हम लोकपाल पर बना सकते हैं। आज की क्लास में इस वीडियो में इतना काफी है। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।